हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमारे एमपीपीएससी का एक सिलेबस जो है उसी का एक टॉपिक है, तो जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसी तरह से मैं इसके आगे के भी 2 वीडियो और डालूंगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड और थर्ड भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम चलिए डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष के समय पर क्या क्या हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड वीडियो की ओर, देखेंगे सारे पॉइंट्स। तो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन, सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड कि प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जो बने थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक संगठन बने थे, तो सारे पॉइंट्स उसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1843 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज जॉर्ज थॉम्पसन थे और सोसाइटी के सदस्य जमींदार थे। जो सोसाइटी के सदस्य थे वो कौन थे? जमींदार थे। और इस संस्था का उद्देश्य किसानों को उचित अधिकार प्रदान करवाना तथा जनता की उन्नति करना था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, 1843 में इसकी स्थापना की गई थी और जॉर्ज थॉम्पसन करके इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं अगली जो कौन सी संगठन है, कौन सा स्थापित हुआ था। तो इन सभी संगठनों को आप नोट करते जाइएगा, जितना भी इसमें पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ तो उन सभी को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में क्या है। तो 1838 में निर्मित बंगाल के जमींदारों की सभा तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना था, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1851 में हुई थी और उद्देश्य क्या था? भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है, बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें बम्बई के विभिन्न जाति और धर्मानुयायी, धनी, व्यापारी, मध्यम वर्ग की लोग सम्मिलित थे और इसकी स्थापना 1852 में की हुई थी और इसका उद्देश्य भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित करना तथा सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना था। बम्बई एसोसिएशन का ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1852 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगली जो संगठन है वो कौन सा है, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो इसमें इस सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह संस्था सरकार व जनता के मध्य मध्यस्थता बनाए रखेगी। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद इंडियन लीग के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। लीग का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस लीग की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी, ठीक है ना, इंडियन लीग की स्थापना। इसके बाद देख लेते हैं कि अगला जो है वो क्या है पॉइंट। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आंदोलन का प्रथम चरण या उदारवादी काल था, जिसमें आपको पता होगा कि जो आंदोलन के जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो कई चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है ना। तो उसी का सबसे पहला देख लेते हैं प्रथम चरण, या जिसे कहा जाता था या फिर उदारवादी काल कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये कब से कब तक चला था? 1885 से 1905 तक की ये चला था, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस, जब देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कि हो गई थी, तो उसके बाद बम्बई में प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो कांग्रेस की शक्ति में लगातार उसके बाद वृद्धि होती गई और प्रारंभिक 20 वर्षों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी
दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। ठीक है ना। चूंकि इन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा पूरा प्रभाव था, ये जो क्या हुआ था फ्रेंड कि ये सभी जो नेता थे, इसका ब्रिटिश उदारवाद का पूरा पूरा इन पर प्रभाव था। मतलब ये उदारवादी नेता कहे जाते थे। ये विरोध वगैरह ज़्यादा, मतलब कि कैसे हिंसा वगैरह नहीं करते थे। ये उदारवादी थे, अपनी बात एकदम नॉर्मली कहकर मनवाना चाहते थे। कोई हिंसा वगैरह की भावना इनके अंदर नहीं होती थी। ठीक है। और चूंकि इन नेताओं पर, ठीक है, और अतः ये उदारवादी कहलाए। मतलब इसलिए जब ये उदार तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे, जिसके कारण ये क्या कहलाने लगे, उदारवादी कहलाने लगे। ठीक है। इनका युग क्या कहलाने लगा, जब ये लोग उस समय थे, मतलब कि जब इनकी राजनीति एक्टिव हुई थी, तो उस काल को क्या कहा जाता था, उदारवादी युग कहलाया। ठीक है ना, वो काल। इसके बाद क्या हुआ, उदारवादी वैधानिक तरीकों से, वैधानिक मतलब कि कानूनी तरीकों से प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में पारित मांगों को समाचार पत्रों एवं भाषणों के माध्यम से जनता में प्रसारित करते थे। ठीक है ना। और याचिकाओं एवं संस्मरणों को विनम्र भाषा में लिखकर गृह सरकार के समक्ष मांग प्रस्तुत करते थे। और अपने उदारपूर्ण तरीकों से कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन कर राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये लोग जो अपनी मांगे रखते थे, तो ये एक, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसी में अपनी मांगों को कांग्रेस के अधिवेशन में पारित करके समाचार पत्रों में जो उस समय पर छपते थे और भाषणों के माध्यम से जनता तक लोग पहुंचाते थे। और जो सरकार उस समय अंग्रेजों की हुआ करती थी भारत में, तो उनके समक्ष अपनी मांग इसी के थ्रू रखते थे, समाचार पत्रों और भाषणों के माध्यम से। ठीक है ना। और इसके बाद जो लोगों में इसी तरह से ये राजनीतिक शिक्षा और जागृति, राष्ट्रीय जागृति भावना उत्पन्न करने का ये लोग कार्य करते थे। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट जब पारित किया गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति की कटु आलोचना भी की। जो भी हो, इतना तो सत्य कि उदारवादियों ने अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मतलब कि फ्रेंड्स, कहा जाता है इन लोग के बारे में कि चाहे जो भले ये उदारवादी ही रहो, लेकिन इन्होंने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया था भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु। काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है ना। तो इनकी जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कम नहीं करके आंका जा सकता। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है आंदोलन का दूसरा चरण या उग्रवादी काल। ठीक है ना। पहला जो चला तो क्या था, उदारवादी, अब ये आ गया है उग्रवादी। ठीक है ना। इसमें हिंसा वगैरह या फिर मतलब अपनी बातों को जबरदस्ती से मनवाना, ये ऐसी सारी चीज़ों को इस काल में किया जाने लगा। ठीक है ना। तो ये कब से कब तक चला, तो 1905 से 1919 तक चला। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि 1905 से 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन उग्र विचारधारा के नेताओं यथा लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि द्वारा किया गया। ठीक है ना। बंगाल विभाजन के पश्चात इस नवीन विचारधारा का उदय हुआ। ये लोग नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखते थे और इन उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति रखा। ये क्या करते थे फ्रेंड्स, ये जो नेता थे लाल बाल पाल, आपने सुना होगा। तो ये सभी, इनकी विचारधारा कैसी थी, उग्र थी। वो लोग ना अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाना चाहते थे किसी भी तरीके से। ठीक है ना। एनी हाउ ये लोग चाहते थे कि इनकी बात मानी जाए, सुनी जाए, जो भी ये कहें तो। ठीक है ना। तो ये इनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि स्वराज्य को प्राप्त करना है, पूरी तरह से स्वतंत्र भारत उन्हें चाहिए, ऐसी इनकी मांग हुआ करती थी। और उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। मतलब कि जब यदि खुद का अगर भारतीय शासन नहीं लेते हैं अपने हाथों में भारतीय लोग, तब तक कोई सुधार नहीं किया जा सकता भारत में। और उन्होंने तो हिंसा का आश्रय लिया और ना सरकार के कानूनों की अवज्ञा की बात कही। उन्होंने मात्र सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाने का सुझाव दिया। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। ठीक है ना। और ना सरकार के जो कानून थे उनकी अवज्ञा की। बस इन्होंने क्या किया कि सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। मतलब ये जो सरकार जो कहती थी, ये बिल्कुल उस तरह के कार्य नहीं करते थे, उसके अपोजिट ही कार्य करते थे। ठीक है। इसके बाद 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दोनों वर्गों में टकराव हो गया और नरम दल के रास बिहारी बोस चुनाव जीत गए और उग्रवादी तिलक पराजित हुए। उन्हें कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया और 1908 में उन्हें 6 वर्ष की जेल हो गई। और विपिन चंद्रपाल ने अवकाश ले लिया। अरविंद घोष पांडिचेरी और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। जब तिलक
जेल से छूट कर आए तो उग्रवादियों की पुनः गतिविधियां शुरू हो गई और 1916 में उग्रवादी कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर गए और उनका प्रभाव प्रभुत्व बढ़ता ही गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब 1907 में आपको पता होगा कि सूरत में अधिवेशन हुआ तो नरम दल और जो गरम दल था इन दोनों में टकराव हो गया और ये दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना। तो जब ये अलग अलग हो गए तो फिर इनके जो नेता थे उग्रवादी दल के जो थे तो ये लोग अलग अलग, कहीं कोई चला गया, जैसे कि उनको उग्रवादी जो तिलक जी थे, ठीक है ना, तो बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल हो गई थी 6 वर्ष की, तो वो जेल चले गए। बिपिन चंद्रपाल अवकाश ले लिया था उन्होंने और फिर बाकी नेता भी इधर उधर चले गए थे। तो कुछ समय के लिए इनका जो आंदोलन था वो मतलब कि ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन जब ये तिलक जी जो जेल से छूट कर आए तो उसके बाद फिर से इनकी गतिविधियां चालू हो गई थी, ठीक है ना। और 1916 ईस्वी में आप ध्यान रखिएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद 1916 ईस्वी में जो मतलब ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है कि पहला सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन कब हुआ, तो 1907 में ही हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इनका फिर से दोबारा एक कब हुए, नरम दल और गरम दल, तो इनका जो एक होना वो कब हुआ, तो 1916 में कांग्रेस में इन दोनों मतलब कि ये दोनों पुनः एक हो गए थे, ठीक है ना। और इनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता ही गया था। इसके बाद 1905 से 1919 तक राष्ट्रीय आंदोलन की जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी उन सभी को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते बंग भंग बंगाल विभाजन 1905, ठीक है ना। 1905 में ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी, अतः तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बांटो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किया। क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड कि बांटो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने मतलब कि वो नीति वो का अनुसरण किसने किया था, तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये कौन था, तो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से उसने हिंदू एवं मुसलमानों में 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन कर फूट डाल दी। ये जब इन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ती जा रही है, भारत में आंदोलन ज़्यादा छिड़ते जा रहे हैं आज़ादी के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का काम किया। तो इन्होंने जो एकता बन रही थी हिंदू मुस्लिमों के बीच उनको तोड़ने का काम किया और बंगाल विभाजन करके हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने का प्रयास किया। और 20 जुलाई 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया, ठीक है ना। और लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन भारत की राष्ट्रीयता पर धूर्ततापूर्ण आक्रमण था, ठीक है ना। और तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसके बाद इस विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ और इस आंदोलन से सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए और सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समस्त भारत पर भ्रमण मतलब कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया उसके बाद, ठीक है ना, जब ये बंगाल विभाजन हो गया था। और सारे जितने भी आंदोलन चल रहे थे ये दबाने का अंग्रेज सरकार ने प्रयास किया था उस समय, ठीक है। और कांग्रेस ने प्रतिवर्ष बंग भंग विरोध में प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते थे उसमें हर वर्ष के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंग भंग जो हुआ था बंगाल का विभाजन उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया करती थी कांग्रेस, ठीक है ना। इसके बाद 1911 में बंग भंग को सरकार ने रद्द कर दिया। 1911 में क्या हुआ फ्रेंड कि जो बंगाल विभाजन जो है इसको सरकार के द्वारा रद्द कर दिया, ठीक है। और कब रद्द किया गया, तो 1911 में, ये डेट याद रखिएगा, 1911 में रद्द किया गया और 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अविभाजित बंगाल की पुनः स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 का क्या है, तो बंगाल विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ और बंगाल वासी उत्तेजित हो उठे और विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। और इसके बाद जगह जगह सभाएं आयोजित की गई और वंदे मातरम का गान करती हुई अनेक टोलियां जुलूस के रूप में निकाली गईं और आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था, तो बंग भंग या फिर बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, ठीक है ना। अनेक स्थलों पर भारतीयों ने विदेशी कपड़ियों की होली जलाकर अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष लंदन जाकर बंगाल विभाजन रद्द
करने की प्रार्थना की थी, किंतु गोखले की प्रार्थना पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया और चूंकि अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, परिणामतः उग्रवाद का युग प्रारंभ हुआ। लोग उग्र रूप से अब क्या करने लगे, विरोध दर्ज करने लगे सरकार का, ठीक है ना, उग्र रूप धारण करने लगे, ठीक है। तो कई प्रकार से दंगे करने लगे लोग, ठीक है, इसके विरोध में। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ, तो ये कब हुआ, 1906 में। मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ, तो 1906 में। राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति को, राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल विभाजन कर दिया गया और यहीं से अंग्रेज बहुत कुछ हद तक अपने उद्देश्य में सफल हो गए। जब फूट डालो और शासन करो की नीति के अनुसार बंगाल विभाजन कर दिया गया और यहीं से अंग्रेज कुछ हद तक सफल हो गए, क्योंकि इन्होंने दरारें डाल दी थी और हिंदुओं और मुस्लिम में कुछ हद तक, और हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन एवं विभिन्न सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व के लिए उकसाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यही देखिए यहाँ पे बनेगा, सर सैयद अहमद खान ने ही इसे किसने सर्वप्रथम मांग की थी पृथक निर्वाचन के लिए मुस्लिमों के, तो सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो ने इनका समर्थन किया था। लॉर्ड मिंटो जो थे उन्होंने क्या किया था, इनका समर्थन किया था सर सैयद अहमद की मांगों का, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना चाहते थे, ठीक है ना, उस समय पर। तो और इसके बाद परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अंग्रेज समर्थक मुसलमानों ने नवाब बकाशल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, नवाब बकाशल मुल्क की, ठीक है। और कब की गई थी, तो 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि आगे के पॉइंट्स क्या हैं। तो आगे है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसके बाद बंग भंग के पश्चात गोखले ने लंदन जाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष बंगाल का विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की। जब उनकी प्रार्थना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं किया, तभी नवीन उग्र विचारधारा का जन्म हुआ और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक तथा उदारवादी नीतियों के विरोधी थे, ठीक है। और 1907 के सूरत अधिवेशन में मतभेद और स्पष्ट हो गए। अब कांग्रेस दो दलों, नरम दल और उग्र दल में विभाजित हो गई और अंग्रेजी सरकार ने मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा उदारवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, ठीक है फ्रेंड्स। कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन में ये दोनों नरम दल और गरम दल अलग हो गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार ला करके जो उदारवादी जो नेता थे उस समय कांग्रेस के, उनको अपने पक्ष में करने के वो कार्य किया, ताकि ये लोग यदि पक्ष में आ गए तो फिर इन्हें संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्या है, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। तो वो क्या था, तो भारत के जो सचिव थे मार्ले ने मिंटो से बातचीत करके 1909 ईस्वी में एक सुधार अधिनियम पारित करवाया, जो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय धारा सभाओं की सदस्य संख्या एवं उनके अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई, ठीक है। हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट क्या है यहाँ पे, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में। और हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किसमें की गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों की इस नीति ने ही पाकिस्तान का बीजारोपण किया। जब इन्होंने ये नीति अपनाई अंग्रेजों ने, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी हिंदू मुस्लिमों के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का उसी समय पर बीजारोपण होगा कि उसकी मांग उठने लगी। उस मतलब लोगों के दिल में आ गया कि हम तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे उनके वो आया कि एक पाकिस्तान हमारा एक मुस्लिम अलग से देश होना चाहिए जहां मुसलमान ही रहें, ठीक है ना। तो वहां पे पाकिस्तान की बीजारोपण हुआ। और इसके बाद अंग्रेजी सरकार के इन सुधारों से भारतीय प्रसन्न नहीं हुए। केवल जो अलीगढ़ विचारधारा के मुसलमान पृथक निर्वाचन क्षेत्र सुविधा से प्रसन्न हुए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से उदारवादी नेताओं में भी निराशा फैल गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, तो दिल्ली दरबार 1911। लॉर्ड हॉर्डिंग ने
1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जो उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। तो कब किया? तो उसने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1911 में, ठीक है। इसके बाद इस दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी को बुलाया गया और दरबार में बंगाल विभाजन के रद्द होने की घोषणा के साथ ही यह भी घोषित किया गया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली होगी। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ही ये घोषणा की गई कि जो भारत की जो राजधानी होगी वो कौन होगी? कोलकाता से हटा करके उसकी राजधानी दिल्ली को कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद बांग्ला भाषा क्षेत्र को एक प्रांत बना दिया गया तथा एक अन्य घोषणा से बिहार व उड़ीसा के नाम से एक नवीन प्रांत बनाया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि गदर दल का गठन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊपर आप ध्यान रखिएगा एक चीज फ्रेंड कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 में, और इसी में घोषित किया गया था कि अब भारत की जो राजधानी होगी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है? तो गदर दल का गठन। गदर दल का गठन कब किया गया था? 1913 में। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से गदर दल का गठन किया। अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गईं और रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान तथा काम आदि इस दल के प्रमुख सदस्य थे। और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल जर्मनी चले गए। जब इसमें क्या हुआ कि गदर दल का गठन किसके उसमें किया गया था? पंजाब के महान जो क्रांतिकारी नेता थे लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से गदर दल का गठन किया था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो गदर दल का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे लाला हरदयाल का नाम प्रमुख रूप से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ बर्लिन समिति का गठन किया। और जो इसके बाद देख लेते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है फ्रेंड्स? तो ये है 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में। तो इसमें क्या क्या हुआ था देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली आदि अनेक ऐसे मुस्लिम नेता हुए जो सांप्रदायिक नीति के जो विरुद्ध थे। बाल्कन युद्ध के पश्चात लीग अंग्रेजों से रुष्ट थी और अतः 1913 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। कि जब जो बाल्कन का युद्ध हुआ था उसके बाद से जो मतलब मुस्लिम लीग थी वो अंग्रेजों से रुष्ट हो गई थी और इसके बाद जो एक अधिवेशन उसका हुआ था मुस्लिम लीग का 1913 में, अपने लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो मुस्लिम लीग का, उसमें इसने स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव रख दिया था। इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियां तथा हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस व लीग के मध्य एक समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कब? 1916 में। इसके बाद इसी अधिवेशन में दोनों संस्थाओं में मेल करने के उद्देश्य से कांग्रेस व लीग ने एक संयुक्त समिति बनाकर एक योजना तैयार की और इस योजना को कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। इस समझौते में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया गया, जिसके बाद अत्यंत ही घातक परिणाम निकले और इसी अधिवेशन में तिलक को आमंत्रित कर उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। की तो आप देखिए कि लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का एक साथ विलय हो गया था, ठीक है। मतलब कि ये दोनों मिल गए थे, आपस में समझौता कर लिया था इन्होंने। और इसके बाद मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो कांग्रेस ने ये बातों को मान लिया था। और इसके बाद नरम दल और गरम दल का भी यहीं पर एक साथ में मिल गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने जो उग्रवादी नेता थे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, उनको आमंत्रित किया था और कांग्रेस में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। और इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916, इसमें क्या हुआ? 1914 ईस्वी में जेल से रिहा होने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों को संगठित करना प्रारंभ किया और 1916 ईस्वी में उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन की प्राप्ति हेतु होम रूल आंदोलन चलाया तथा श्रीमती एनी बेसेंट की प्रेरणा से 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना
हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूना में प्रथम होम रूल की जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो पूना में हुई थी और 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और तिलक ने अपने मराठा और केसरी व एनी बेसेंट ने अपने कॉमन तथा न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से गृह शासन की जोरदार मांग का प्रचार किया। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि तिलक के जो समाचार पत्र थे कौन कौन से थे, तो ये मतलब कि जो थे मराठा और केसरी, ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र थे, तो ये थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक के। और एनी बेसेंट के कौन कौन से थे, तो कॉमन था एक और एक दूसरा न्यू इंडिया, ठीक है ना। इसके माध्यम से ही इन्होंने जो स्वशासन की जोरदार मांग का प्रचार किया व शीघ्र ही यह आंदोलन समस्त भारत में फैल गया। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कठोरता से दबाना प्रारंभ किया और 1917 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने विद्यार्थियों को इस आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी दी और श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए तिलक सत्याग्रह शुरू करने जा रहे थे कि एनी बेसेंट को सरकार ने रिहा कर दिया। जब सरकार ने देखा, अंग्रेज सरकार ने, कि जब तिलक जी जो थे बाल गंगाधर तिलक विरोध करेंगे एनी बेसेंट की गिरफ्तारी का, तो अंग्रेज सरकार ने एनी बेसेंट को रिहा कर दिया। और यही नहीं, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत सचिव द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, ठीक है ना। ये अंग्रेजों की बस एक बहलाने फुसलाने की नीति हुआ करती थी उस समय भारतीयों को, ठीक है, ताकि अभी के लिए माहौल जो शांत हो जाए, उसके बाद में देख लेंगे इन लोग को, ऐसा करके ये अंग्रेज बहला फुसला देते थे, ठीक है ना, जैसा कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किया था। इसके बाद परिणाम स्वरूप यह आंदोलन समाप्त हो गया था। जब इन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसी घोषणा कर दी, तो ये आंदोलन इनका समाप्त हो गया, क्योंकि ऐसी घोषणा कर दी। हालांकि होना जाना कुछ था नहीं, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम करते थे। और इसके बाद देख लेते हैं अगला, जो रॉलेट एक्ट है अथवा काला कानून जिसे कहा जाता है, 1919 में आया था जिसे, ठीक है ना। तो 1919 में आप ध्यान रखिएगा, 1919। और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि 1919 में तो आया था, और किसकी अध्यक्षता में, तो एक न्यायाधीश थे जज रॉलेट करके, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर ये रॉलेट एक्ट पड़ा है, ठीक है ना। और भारतीयों ने इसे क्या कहा था, तो इसे काला कानून कहा था भारतीयों ने, ठीक है ना। तो जो फरवरी 1919 में रॉलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया उनके द्वारा, तो ये 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। विरोध इसलिए किया गया फ्रेंड कि इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस एक्ट के माध्यम अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कि ये एक्ट जो था फ्रेंड, ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति पर यदि संदेह है कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा या फिर भड़का सकता है, तो उसे संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा एक्ट लाया गया था, ठीक है ना। तो इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और इसे काला कानून कहा था, ठीक है ना। इसके बाद गुप्त मुकदमा चलाकर उनके जो, जैसे मान लीजिए संदेह मात्र पर तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, और उनमें मुकदमा चलाकर अपराधी को दंडित भी किया जा सकता था। इस एक्ट को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा देख लेते हैं, एक और हमारा ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से जनता में और अधिक उत्तेजना फैल गई, और अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया, ठीक है ना। जब देखा गांधी जी को उस समय पर गिरफ्तार कर लिया गया था जब, ठीक है ना, तो जनता में उत्तेजना फैल गई, जनता नाराज हो गई कि गांधी जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, 2 भारतीय नेताओं को, डॉक्टर किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इससे विद्रोह शांत होने के, अंग्रेजों ने सोचा कि विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ बल्कि भड़क गया। और जब भीड़ अपने नेताओं के संबंध में जानकारी हासिल करने जिला जो मजिस्ट्रेट की कोठी पर आ गई, तो
सैनिक अधिकारियों ने भीड़ पर गोली चला दी और गोली से 2 व्यक्ति मारे गए। उत्तेजित भीड़ ने एक बैंक में आग लगाकर वहां के अंग्रेज मैनेजर की हत्या कर दी और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का शासन सैनिक अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया गया और 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। और जब सभा चल रही थी, जो यहाँ पे आप सभा कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सभा आप कर लीजिएगा, यहाँ पे सभी लिखा गया तो आप सभा कर लीजिएगा उसे। सभा चल रही थी तब अंग्रेज जनरल डायर ने सभा को गैर कानूनी घोषित कर भीड़ पर बिना चेतावनी गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के आसपास घायल हुए, किंतु वास्तव में मरने वाले और घायलों की संख्या उससे भी कहीं अधिक थी। भारतीय इतिहास में यह घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाम से प्रख्यात है और इस घटना का संपूर्ण भारत पर असर पड़ा। जब अंग्रेजों ने देखा कि आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है तो उन्होंने जलियांवाला बाग पर जो एक सभा की जा रही थी लोगों के द्वारा, तो वहां पर जनरल डायर गया और बिना जो सभा चल रही थी उसे गैर कानूनी सभा बताकर उस पर डायरेक्ट बिना चेतावनी दिए ही लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए और लगभग अंग्रेजों ने बताया कि 400 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल में जो डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मारे जाने का था, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस घटना के बाद पूरे भारत पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जब इतनी भारी मात्रा में लोगों की नरसंहार किया गया अंग्रेजों के द्वारा तो इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा, लोग जगह जगह विरोध होने लगे इस घटना का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज भी जितना भी मैंने इसमें बताया सारे पॉइंट्स उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे एमपीपीएससी में तो इनसे रिलेटेड आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को यदि एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।